दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जिसे हम विभागीय जांच कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने सस्पेंशन को लेकर चर्चा की थी। सस्पेंशन क्यों होता है, सस्पेंशन की वजह क्या होती है, सस्पेंशन के कितने काइंड्स होते हैं, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की थी। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगली वीडियो जो मेरी आने वाली होगी वह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और पेनाल्टीज, उसका प्रोसीजर, उसके ऊपर के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, हाई कोर्ट्स के डिसीजंस, इन सब बातों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि यह जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का जो विभागीय चौकसी का जो विषय है वह बहुत लंबा और बहुत टीडियस है, इसलिए हम इस विषय को बारी बारी छोटे छोटे पार्ट्स में हर एस्पेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज शुरू के इस वीडियो में इस विषय को लेकर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और इस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सब्जेक्ट को छेड़ने के पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्टरी बातें समझाना चाहूँगा, जो एक बार हम अगर समझ लेंगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 20, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, उस आर्टिकल 20 में दो प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहला प्रिंसिपल ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी गुनाह के लिए सजा नहीं दिया जा सकता है जब तक उस गुनाह को कानूनन गुनाह यानी कि कानून के जरिए ही गुनाह यानी कि ऑफेंस इस तरह उसकी व्याख्या की नहीं गई हो, और जिस कानून के तहत गुनाह की व्याख्या की गई हो उस कानून में उस गुनाह के लिए सजा क्या होगी उसका प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें से दो बातें हैं। पहली बात कि जब तक कोई कानून में ये बात ना लिखी हो कि पर्टिकुलर कर्म करना या पर्टिकुलर कार्य करना या पर्टिकुलर एक्टिविटी करना गुनाह नहीं होगा या गुनाह होगा, तब तक उस गुनाह को, उस एक्ट को गुनाह नहीं माना जाएगा। और जिस समय इस कानून के जरिए किसी एक्टिविटी को गुनाह माना गया हो, उस गुनाह के लिए उसी कानून में सजा का प्रावधान किया जाता है। अब ये देखा जाए तो प्रिंसिपल हमारे जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो ट्रायल चलते हैं उन बातों को लागू होता है, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में भी ऑफेंस की जैसा ही कंसेप्ट आता है, जिसे हम मिसकंडक्ट नाम से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में यही प्रिंसिपल को डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के जूरिस्प्रूडेंस को लागू किया है। यानी कि अब आर्टिकल 20 का जो मैंडेट है वह डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज को भी लागू कर दिया गया है। इसका मतलब जब तक किसी बात को डिपार्टमेंटल रूल होते हैं उस रूल में मिसकंडक्ट के कैटेगरी में ना डाला गया हो, तब तक उस चीज को, उस एक्टिविटी को मिसकंडक्ट कहकर नहीं गिनाया जा सकता है। दूसरा बात, आर्टिकल 20 में जो बात कही है कि कानून की प्रावधान के जरिए जिस शिक्षा का प्रावधान किया गया हो वही शिक्षा दी जा सकती है, या जितनी शिक्षा का प्रावधान है उससे बढ़कर शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यह प्रिंसिपल भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लागू किया गया है। इसका मतलब होता है डिपार्टमेंटल जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के तहत जिन शिक्षाओं का प्रावधान है उन्हीं में से कोई शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन कई दफा हमने ऐसा देखा है कि नियम के तहत जो शिक्षा है वह शिक्षा नहीं, बल्कि नियम के बाहर, यानी कि जिसका
प्रावधान ही उस रूल्स में ना हो, ऐसी शिक्षा भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में दी जाती है, जो कि कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाती है। उसका कारण आर्टिकल 20 का प्रिंसिपल है। इसको लैटिन भाषा में नल्ला पोइना सीने लेगे नाम से भी जाना जाता है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस विजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो आपके लिए सीसीएस क्लासिफिकेशन एंड अपील रूल्स लागू होते हैं 1965 के, यानी कि सीसीए रूल्स ऑफ 1965। अगर आप किसी और राज्य के कर्मचारी हो तो आपको उस राज्य में सिमिलर टू सीसीए रूल के तहत रूल होंगे, या अगर आप किसी अन्य कॉरपोरेशन यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग के कर्मचारी हो तो आपके कॉरपोरेशन में, आपके उस गवर्नमेंट कंपनी में भी इस तरह के रूल्स होते हैं, जिसे सीडीए रूल्स के नाम से जाना जाता है। सीडीए रूल्स का मतलब होता है कंडक्ट, डिसिप्लिन एंड अपील्स। हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सिविल सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स ये एक प्रकार से देखा जाए तो मॉडल रूल्स के तरह ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में यह दिखाई देता है कि अन्य राज्य या गवर्नमेंट कंपनीज या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनके जो सीडीए रूल्स होते हैं यह सेंट्रल सिविल सर्विस सीसीए रूल्स के वर्बटिम कॉपी होते ही। उसमें थोड़ा कुछ बदलाव होगा, लेकिन ज्यादातर मोर देन 90% जो होता है वो समान होते हैं। तो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स, ये जो रूल्स है, इसके साथ में सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स करके एक सेपरेट रूल्स है। यह कंडक्ट रूल्स जो होते हैं उसमें कंडक्ट क्या होनी चाहिए, आप सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपका कंडक्ट इस तरह से होना चाहिए, आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका जिक्र होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस कंडक्ट रूल के उल्लंघन के लिए आपको मिसकंडक्ट का दोषी पाया जा सकता है। हालांकि उस कंडक्ट रूल्स में आपने डिवोशन टू ड्यूटी नहीं दिखाया हो, आप बिना वजह अब्सेंट हो, आपने अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन ना किया हो, आपने अपने कलीग के साथ में मारपीट की हो, झगड़ा किया हो, आपने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से उस डिपार्टमेंट का प्रतिमा को सामान्य समाज जीवन में एक लांछन लगाया गया हो या लग सकता हो, आपने घूसखोरी का काम किया हो, आपने पहली शादी की होते हुए दूसरी शादी की हो, ऐसे कई सारे बहुत एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जो कि मिसकंडक्ट व्याख्या में आ सकते हैं। हालांकि यह लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं होती है, बल्कि एक तरीके से गाइडिंग होती है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिसे मिसकंडक्ट के तौर पर डिपार्टमेंट देखती है, लेकिन वो मिसकंडक्ट की व्याख्या में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने हाईएस्ट स्टैंडर्ड अप टू द मार्क काम नहीं किया हो, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि 100% अपनी ड्यूटी ना निभाई हो, या अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द हायर अप यानी कि बॉस नहीं कही गई हो, इसको भी मिसकंडक्ट करके उस व्यक्ति के खिलाफ में, कर्मचारी के खिलाफ में विभागीय जांच करी जाती है। लेकिन इस तरह के फेलियर टू अटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी को मिसकंडक्ट के कैटेगरी में नहीं ला सकते। ये बात अलग है कि उनके जो सालाना एसीआर लिखे जाते हैं, उस एसीआर में उसका जो ग्रेडिंग होता है, ग्रेडिंग के ऊपर उसका असर होगा, लेकिन यह मिसकंडक्ट जैसे कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये रहा कंडक्ट रूल्स को लेके। तो आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की हो, कंडक्ट की हो, जो मिसकंडक्ट
की व्याख्या में आती हो तो आपके खिलाफ में आपके जो डिपार्टमेंटल बॉस है वह विभागीय जांच के आदेश दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से लौटना पड़ेगा हमारे संविधान की ओर। संविधान में आर्टिकल 311 जो कि डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए आर्टिकल 21 का जितना वैल्यू हम सब लोगों के लिए है, राइट टू लाइफ, लगभग वही दर्जे का आर्टिकल 311 है। क्योंकि 311 यह मैंडेट देता है, उसमें कई प्रिंसिपल्स है। वह प्रिंसिपल्स मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा सो दैट आप जो फर्दर प्रोसीजर है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का उसे अच्छी तरीके से जान सकोगे। आर्टिकल 311 कहता है कि जिस अथॉरिटी ने आपको नियुक्त किया गया हो, यानी कि आपके नियुक्ति प्राधिकारी हो, उन्हीं को अधिकार है कि वह आपको डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इनटू रैंक इस तरह के शिक्षा पेनल्टी दे सकते हैं। इसी के लिए, इसी वजह से जो रूल्स होते हैं, डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं, जैसा सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स है या ऑन द सिमिलर लाइंस महाराष्ट्र स्टेट के जो रूल्स है, इनमें इस आर्टिकल 311 को मद्देनजर रखते हुए ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि ये जो विभागीय जांच करने के आदेश कौन दे सकता है, तो वही दे सकता है जो आपका नियुक्ति प्राधिकारी है। यानी कि द initiation of the departmental inquiry has to be by the person who is your appointing authority or the authority to whom the appointing authority is subordinate। यानी कि विभागीय जांच के आदेश देने वाला अधिकारी आपके नियुक्ति प्राधिकारी के ऊपर का हो सकता है या नियुक्ति प्राधिकारी हो सकता है, लेकिन उसके निचले दर्जे का अधिकारी को विभागीय जांच करने के आदेश नहीं है। और ऐसा अगर पाया जाता है तो यही एक कारण की वजह से पूरा जो विभागीय जांच है वो कानून के नज़र में अनसस्टेनेबल हो जाता है, वो इलीगल पाया जाता है, वाइड एवेन्यू पाया जाता है, विदाउट जुरिडिक्शन पाया जाता है। उसे आपको इनिशियल लेवल पे ही उस चार्जशीट को चैलेंज करने का अधिकार प्राप्त होता है। आप अपने फोरम के सामने जाकर के, आप अगर स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो तो आप मैट जैसे ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हो तो आप CAT जैसे ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, या आप अगर कोई पब्लिक अंडरटेकिंग में काम करते हो जो कि मैट में या फिर CAT के जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता हो, तो आप उसे हाई कोर्ट में जाकर के अंडर आर्टिकल 226 के तहत याचिका लगवाकर उस चार्जशीट को भी चैलेंज कर सकते हो। यही एक आधार के ऊपर कि आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी से निचले दर्जे वाला अधिकारी ने आपके खिलाफ में विभागीय चौकसी के जांच दिए हो और आपको उस तरह का मेमोरेंडम ऑफ चार्जशीट या फिर चार्जेस आपको दिया हो। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण इनिशियल बातें हैं। ये आर्टिकल 311, आर्टिकल 20, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, यह सारी आर्टिकल को आपको इनके प्रिंसिपल को या फिर प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग दीज आर्टिकल्स should be kept in mind at every stage of the departmental inquiry, because whatever outcome of the departmental inquiry is, it can be resulting into dismissal from service, removal from service, or compulsory retirement or reduction into rank. Supreme Court, various high courts have time and again said that the major penalty like dismissal or removal from service is like a civil death. And Supreme Court has time and again said that when such penalty is to be given, it has to be only by way of a law and procedure which is fair, just and reasonable because of mandate of Article 21. अब इसके आगे हम चलते हुए ये देखेंगे, आर्टिकल 311 में और एक आर्टिकल आता है, और एक प्रिंसिपल आता है कि ऐसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए आपको ऐसा मैंडेट क्यों किया गया है कि आपको उसको इंक्वायरी लेना पड़ेगा। एक बेसिक है कि
आप किसी व्यक्ति के खिलाफ में लांछन लगा रहे हो, क्या उसने मिसकंडक्ट की है, तो उस मिसकंडक्ट की जो परिणाम है वो डिसमिसल या फिर रिमूवल या फिर CRS यानी कि कंपल्सरी रिटायरमेंट जैसे हार्श पेनाल्टी उसको मिलने वाली हो, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ में इस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं उस व्यक्ति को अपना डिफेंस करना, उस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे देना, यह प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का डिमांड है। आर्टिकल 311 में यही प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसलिए आर्टिकल 311 यह भी कहता है दैट नो पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इनटू रैंक शैल बी inflicted unless the public servant or the government servant is afforded the full opportunity of defending himself after holding a regular departmental inquiry in the manner laid down by the law। इसी मैंडेट को फुलफिल करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए हमारे पास में है डिपार्टमेंटल यानी कि CCA रूल्स या फिर रिस्पेक्टिवली CDA रूल्स या फिर DA रूल्स, whatever name, by whatever name they are called, these rules provide the procedure for initiating the departmental inquiry so that the charges against the public servant can be proved, and therefore the procedure assumes very important aspect in the departmental inquiries, and more so because of the mandate of Article 21 that no person shall be deprived of his life or personal liberty except in accordance with procedure established by law। आप सभी को पता होगा डिसमिसल, रिमूवल का जाना मतलब आपका उपजीविका का जाना होता है, लाइवलीहुड का जाना होता है। तो लाइवलीहुड यह आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ इस व्याख्या में आता है। तो आपका राइट टू लाइवलीहुड को निकाल के लेने के लिए प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, और वह ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। इसीलिए आर्टिकल 311 का मैंडेट जो है, आफ्टर होल्डिंग अ रेगुलर इंक्वायरी इन विच द एम्प्लॉय कंसर्न इज गिवन द फुलेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। तो यह सारी बातों को हम आने वाली वीडियो में वन बाय वन धीरे धीरे with reference to case laws of Supreme Court, High Court, wherever required, we shall be doing. And till then, have a good day, have a good time। और सबसे लास्ट में आपको इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलिए, ताकि अगली वीडियो जब आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।